हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल क्लास में। आर ओ और एग्ज़ाम प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज के इस क्लास वो एग्ज़ाम का डेट जो है आपका 27 जुलाई जो है एग्ज़ाम का डेट आर ओ का आ गया है। जैसा कि जो ज़रूरी चीज़ है कि टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिएगा, जितना पढ़ना है रिवीजन कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इस पर बहुत जल्दी क्लास लेकर आएंगे, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज के एनालिसिस करना है और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फिलहाल उस पर बातें बाद में करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को और क्वेश्चन को देखेंगे। ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है आर ओ के लिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है। कौन सत्य है? तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, कथा वस्तु बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा कह रहा है कि इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन जो चरित है अनेक कथानकों से वर्णित है। तो बताना ये कि इसमें कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या नौ तो एक नौ तो दो। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका सही होगा वो जो है आपका ऑप्शन बी, केवल दो, ठीक है। तो जो कथा और ये वस्तु है, कथा वस्तु, ये आपका पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है उसके बारे में बता दें। तो कथा वस्तु बौद्ध धर्म के महायान का नहीं, हीनयान का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हीनयान जो शाखा है उसका प्रमुख ग्रंथ है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा जिसमें बात है कि महात्मा बुद्ध के जीवन का जो जीवन चरित्र है इसमें अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो हमसे पूछा गया था सही, तो ऑप्शन बी केवल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज में जब भी कोई क्वेश्चन लगाए जो गलत है उसको अच्छे से पॉइंट आउट करके नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि स्टेटमेंट वहीं आपसे गलती होती है। ये स्टेटमेंट कथा जो वस्तु बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ तो है, ध्यान अगर देखेंगे तो ग्रंथ है, लेकिन फटाके थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि महायान का नहीं किसका है, हीनयान का है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और जो भी टेस्ट सीरीज आप लगाइए, लगाने के बाद से एक पर्चे पे एक A4 साइड शीट लीजिए, उस पूरे पर्चे पे जो है आपका वो टेस्ट सीरीज आ जाना चाहिए। मतलब जो जो उसमें प्रश्न गलत है वो सारे छोटे छोटे पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स बना के आपको उसमें सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लिए, ताकि जब रिवीजन करें तो दोबारा टेस्ट सीरीज ना देखना पड़े। उसकी जो प्रश्न गलत है वो प्रश्न आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। कौन सा असत्य है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों का समाज मातृ प्रधान था, और आर्यों का प्रिय पशु थोड़ा था। तो कौन सा एक असत्य कथन, इन चारों में से फटाफट से आंसर कीजिएगा, है ना, कि कौन सा इसमें एक कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो असत्य कथन है वो आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आर्यों का समाज जो मातृ प्रधान था, ये बात जो है क्या है, असत्य है। क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे ये जो समाज था वो प्रधान था, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है। और बाकी 3 स्टेटमेंट जो है इसके सही हैं, यानी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी अपने आप में सही है। उसके बाद से जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी, ये भी सही है। और आर्य जो थे उनका प्रिय पशु घोड़ा था, ये भी बात सही है। तो 3 आपका यहाँ पे सही है। गलत कौन सा है कि आर्य समाज मातृ प्रधान बता रहा है, ये गलत है। ये कौन सा है, पितृ प्रधान था। और इसमें समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे क्या कहते थे, परिवार। परिवार या कुल कहते थे, क्या कहते थे, परिवार या कुल कहते थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और उसका मुखिया कौन होता था, पिता होता था। उस पिता को क्या कहते थे, तो जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता ही होता था, और उस पिता को कहते थे, है ना, उसको कहते थे कुलप। क्या कहते थे, एक शब्द है कुलप, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, है ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो पहला अभिलेख है, कह रहा है कि ग्वालियर का लेख, नासिक लेख, अयोध्या लेख या पुणे लेख। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि किस लेख के द्वारा ये बताया गया था या पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, अयोध्या लेख, ठीक है। अयोध्या लेख ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आप देखेंगे 184 ईसा पूर्व, ठीक है, 184 ईसा पूर्व जो है पुष्यमित्र शुंग ने उसके जो अंतिम शासक है यहाँ पे बृहदत्त, उसकी मौर्य वंश का जो शासक है बृहदत्त, उसकी हत्या करके, है ना, शुंग वंश की स्थापना करता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है किस वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं, तो किससे, अयोध्या लेख से पता चलती हैं। इसी की इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो 2-3 पॉइंट जो अलग का ध्यान रखना, पुष्यमित्र ने किसको मार के अपनी गद्दी बनाया था,
तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके बनाया था। और कौन सा वंश यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था, तो शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक महान कूटी जो नीतिज्ञ थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नवरत्नों में ऑप्शन है वररुचि, है ना, शपनक, शंकाकू और खटक जो घटप्ररख। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। बट बटर कपर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये इनके नवरत्नों में से एक होंगे। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। और इनमें जो नवरत्नों में अगर बात करें, सबसे टॉप पे कवि जो थे, महान तरस्ट कवि जो कहे, वो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। उनका नाम भी आपको याद रखना है, कालिदास का नाम भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कथन कारण वाला है ना। इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, कथन कारण क्या कैसे करके है। तो पहला कथन वही रहता है और दूसरा कारण। तो कथन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति संघात्मक सी, ठीक है, और गुप्त राजा अन्य छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। तो पहले तो देखिए कथन क्या है, सही है कि नहीं, फिर कारण, और फिर देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो वही 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहले में कि दोनों कथन कारण सही है, फिर उसकी सही व्याख्या करता है, दोनों सही रहते हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, और बाकी एक सही एक गलत करके ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ जो आप ऑप्शन पढ़ेंगे कथन कारण, यहाँ पे आपका कथन तो सही है, गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति संघात्मक थी, ये भी बात सही है। दूसरा कह रहा है गुप्त राजा जो थे अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, तो ये भी सही है। तो इसको अगर आप वो करें, मैच करें, मतलब एक तरह से कंबाइन करें स्टेटमेंट को, तो क्योंकि लगा कि आप देखिए गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति संघात्मक थी, क्योंकि गुप्त राजा जो थे अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। कि बात जो है हिस्ट्री के प्रस्पेक्टिव आपका सही बैठ रहा है कि नहीं, तो दोनों को दोनों सही है। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपका दोनों का कथन सही भी है और क्या है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना। 2 कथन है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण उसने मेवाड़ की विजय स्मृति में करवाया था। ठीक है, उसने इसका निर्माण जो है किसकी विजय इसमें कराया था, तो कह रहा है कि मेवाड़ के। 2 स्टेटमेंट है, केवल एक पहला सही है या केवल 2, दोनों सही है, या फिर नौ तो 1 नौ तो 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, पहला आपका जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, गलत क्यों है तो वो जानिएगा। इसका निर्माण उसने मेवाड़ की विजय पे नहीं, मालवा के विजय पे। ठीक है, मालवा वो के जो महमूद खिल्जी के विरुद्ध इसका एक ये था, महत्वपूर्ण विजय थी। तो मेवाड़ नहीं होगा, क्या होगा, मालवा होगा। तो 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन आपका केवल 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रायचूर डुआब निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो रायचूर दुआब जो है किन के बीच में ये संघर्ष का कारण था? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट और चालुक्य, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, विजयनगर एवं बहमनी, चौहान एवं चोल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा कि रायचूर दुआब जो है किन साम्राज्यों के बीच में ये संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर एवं बहमनी। ठीक है, ये रायचूर दुआब जो है आप देखिए कहाँ स्थित है, तो कृष्णा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा, कौन, तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित है, और ये बहुत फर्टाइल रीजन है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये रायचूर डुआब स्थित है। और किनके बीच ये संघर्ष का कारण था, तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़े, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8 कह रहा है कि बेस नगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो कह रहा है शैव धर्म, शाक्त धर्म, नाथ संप्रदाय या भागवत धर्म। फटाफट से इसका उत्तर कीजिएगा कि किस धर्म से संबंधित है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागवत धर्म से। क्या हो जाएगा? भागवत धर्म से। ये बेसनगर जो है आपका कहाँ पे? विदिशा में। विदिशा आपका बेसनगर में जो गौड़ स्तंभ है, इसका संबंध जो है भागवत धर्म से संबंधित है। और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राज्य जो है हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म को ग्रहण किया था, इसी से इसकी पता चलती है। तो विदिशा, ये बेसनगर, डोरसम, भागवत धर्म। सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न संख्या 9। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं की। अवंती, पांचाल, कौशल या मत्स्य। तो इसमें से किसकी नहीं थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी मत्स्य। मत्स्य सही हो जाएगा। इसका जो है 2 राजधानी नहीं की, क्या कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ का एक निकाय है ना, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय है, जिससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूरे उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इसमें अवंती जो है, इसकी राजधानी अगर बात करें अवंती की, तो 2 राजधानी इसकी, एक तो उज्जैनी और माहिष्मती। उज्जैनी और माहिष्मती 2 राजधानी है। ठीक, उसके बाद से एक आता है आपका, क्या है? पांचाल। पांचाल का आप देखेंगे, पांचाल का अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य है। और कौशल की बात करेंगे, कौशल की 2 राजधानी साकेत, ठीक है, साकेत और श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती ये 2 राजधानी हो जाएंगी। नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अवंती का जो है उज्जैनी और महिष्मती है। पांचाल का हमने बताया अहिच्छत्र और काम्पिल्य। कौशल का बता दिया कौन सा? साकेत और श्रावस्ती। जबकि इसमें पूछा था किसका नहीं है, तो मत्स्य आपका एक ऐसा है इसमें, मत्स्य। इसकी सिर्फ एक राजधानी थी, कौन सा? मत्स्य का विराटनगर। कौन? विराटनगर। इसके साथ ही अगर आपको प्रश्न जैसे आ गया सामने, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो 16 महाजनपद हैं उनको जाके आपको अच्छे से पहले तैयार कर लेना है। उनकी राजधानी, उनका लोकेशन, वो बार बार यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। खासकर कि ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, ठीक है, कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तो ये 8 महाजनपद थे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के समय उनके साथ था? ठीक है, तो ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 4 ऑप्शन, इनमें से कौन थे जो है इनके साथ थे, सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक के साथ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। ये जो है आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और ये उत्तर भारत के अंतिम महान जो चिश्ती संत आते हैं उसकी श्रेणी में आते हैं ये। और इन्होंने जो है तौहीदे वजूदी की रचना की थी। ये एक रचना है तौहीदे वजूदी, ठीक है, तौहीदे वजूदी ये का रचना है, वो ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना है। और इनके समय में ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए कि इनके शिष्य थे, तो ये जो आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11, अकबर द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में कौन सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो अकबर द्वारा जारी किया गया था कुछ सोने के सिक्के, उसमें सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था? तो देखेंगे मुहर, संबस, इलाही या रहस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। संसब जो है यहाँ पर आपका इसके द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, और यह लगभग 101 तोले का था। कितने का था? 101 तोले का सिक्का था। बाकी जो अन्य सिक्के हैं वो भी अकबर के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा? संसब था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ये भी कथन कारण वाला है, तो 2 एक कथन और एक कारण है। पहला कह रहा है कथन में कि हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कलिंजर के विरुद्ध था। कारण कह रहा है कि कलिंजर जो है ये शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। अफगानों के प्रति क्या थी? सहानुभूति थी। तो इसमें जो है कह रहा है कि क्या होगा इसमें, दोनों स्टेटमेंट देखिए और फिर वही कथन कार्य वाला ऑप्शन, तो आपको पहले से पता ही होगा इसमें किस तरह के ऑप्शन रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कथन कारण से क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे हुमायूं का जो पहला सैनिक अभियान था,
ये बुंदेलखंड में स्थित जो कालिंजर इसके विरुद्ध था कब? 1531 में। ठीक है, कब? 1531 ईस्वी में अभियान था। उस समय कालिंजर का जो शासक थे रुद्रप्रताप देव, उनको क्या थी? अफगानों के प्रति जो है सहानुभूति की। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कालिंजर का जो दुर्ग है बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित है, जो सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों सही है, कथन मतलब कथन कारण दोनों सही है और इसकी जो सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमाल व्यवस्थित कीजिए जो क्रम के अनुसार। तो पहला कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद से है 2 में मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, उधम सिंह द्वारा माइकल ओडायर की हत्या। ये 4 आपके पास जो घटनाएं हैं, इन घटना को अरेंज कीजिए। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये पुट दिया हुआ है, कौन सा आपका इसमें सही होगा। इस तरह के प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगा तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहले आपको डेट बताते चले। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना अगर आप देखें, गदर पार्टी की स्थापना तो 1900, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 सिंह में 13 में मोहन भाकना के द्वारा की जाती है, सोहन भाकना सिंह। ठीक है, 1913 में। उसके बाद से मदन लाल ढींगरा द्वारा ये वायली की हत्या जो है ये आपका 1909 में। कब? 1909 में किया जाता है। और उसके बाद से उधम सिंह द्वारा अगर आप देखें इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसको देख लीजिए, इसकी स्थापना जो है 1905 में। कब? 1905 में इंडियन होम रूल की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है और उधम सिंह द्वारा जो हत्या है ये 1940 में। तो इस हिसाब से आप अरेंज करके देखिए कौन पहले आएगा। सबसे पहले तो आपका 5 वाला यानी 3 आएगा, 3 के बाद से 2 आएगा और 1। ठीक है, 3 2 1 4। तो आपका कौन सा आंसर सेट बैठ रहा है? सो देखेंगे ऑप्शन सी बैठेगा, 3 2 1 4 में ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डेट है वही इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी का स्थापना 1913। ठीक है, उसके बाद से दूसरा था मदन लाल ढींगरा द्वारा जो है वायली की हत्या 1909, इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना 1905 और उधम सिंह द्वारा माइकल की जो डायर की हत्या 1940। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सारे डेट याद रहेगा तब जाकर आपसे चीज़ें होंगी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि भारतीय दूरवृक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में किस आयोग द्वारा किया गया था? दूरवृक्ष एक के आप अब समझिए, प्रश्न संख्या जो 14 है ये अकाल से संबंधित है। किससे? अकाल। ठीक है, तो ये कैंपबेल आयोग है, स्ट्रेची आयोग, हंटर या एचिंसन आयोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आयोग द्वारा इसका किया गया था? प्रश्न संख्या 14 का जो है ऑप्शन बी स्ट्रेची आयोग। साथियों ध्यान दीजिएगा, आर ओ आर ओ यूपी टीसीएस और आर ओ आर ओ दोनों को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो तैयार की गई है जो इस चैनल पर अवेलेबल होगी, है ना। प्रीवियस ईयर करके है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 4 या 5 घंटे की क्लास है। वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जो साथी नए हैं वो उस क्लास को देख लेंगे, उसका लिंक जो है हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें इस तरह के सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के आपको एक जगह मिल जाएँगे। वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो साथी नए हैं एक बार उसको वीडियो को जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। वहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे इस तरह के सारे जो छोटे-छोटे इस तरह का आयोग वाला है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो सी.आर. दास ने की थी। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, 1 और 2, और बाकी आपका देख रहे हैं दोनों या दोनों नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा तो जानिएगा, इसका सही उत्तर जो होगा प्रश्न संख्या 15 का वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी दूसरा सही है और पहला गलत है। क्यों गलत है? तो अहमदाबाद अधिवेशन जो कांग्रेस को 1921 का है, इसकी अध्यक्षता जो है सी.आर. दास ने नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता जो है पहले चुना इनको ही गया था, लेकिन अध्यक्षता बाद में हकीम अजमल खान ने की थी। किसने? हकीम अजमल खान ने। हालांकि चुना ही नहीं गया था, पहले चुना गया था सी.आर. दास को ही, लेकिन ये इनको जो है जेल होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम अगर आप बात करेंगे तो मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पहली बार जो है उठाया था। परंतु इस समय जो है गांधी जी जो है इस पक्ष में नहीं थे। गांधी जी इस पक्ष में नहीं, तो 1921 की बात है।
तो गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये बात एकदम सही है, पहला गलत है और इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उस अधिवेशन को, उसका डेट और उसमें किसने अध्यक्षता की थी, इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से पॉइंट्स को तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपसे से प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे, चाहे स्टेटमेंट वाले हो चाहे ऑनलाइन हो, ताकि प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का निम्नलिखित में से किस अ, एक ने अल नदवा का प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, अब्दुल गफ्फार खां, सैयद सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, फटाक से बताइएगा, प्रश्न संख्या 16, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या कौन सा है? 16 अल नदवा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसका जो सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसने जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से, ध्यान दीजिएगा, 1940 से 45 तक ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये देवबंद से भी संबंधित है। किससे? देवबंद से इनका भी संबंध रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, किताब का नाम बता रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम, उसको भी ध्यान रखें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और जो अल नौदा है, किसकी प्रकाशन इन्होंने ही किया था। तो इनसे संबंधित 2-3 पॉइंट और जो हमने आपको बताया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता की 40 से 45 तक, और इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही फेमस पुस्तक, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, गलती सी को लगा देता तो सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से सूची दिया हुआ है, मिलान करना सूची 1 और सूची सेकंड। एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है और कहाँ कहाँ पे कौन सा आंदोलन घटित हुआ है उसको मिलान करना है। आंदोलन दिया है बिजौलिया, एका, तेभागा, बकास, और ये किस किस जगह पर हुआ तो उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें बिजौलिया आंदोलन, इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। एका आंदोलन की अगर आप बात करें तो एका आंदोलन आपका कहाँ से संबंधित है? अवध से संबंधित है। तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था तेभागा वाला? तो ये हुआ था आपका बंगाल में। बचा आपका बकास, तो बकास था आपका कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बकास किसान संग्रह जो है ये आपका बिहार में हुआ था। इस हिसाब से अगर आप देखें, है ना, तो आपका जो आंसर होगा पहले का चौथा, पहले के चौथे के हिसाब से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद से हमारा एका आंदोलन कहाँ गया था? एका आंदोलन आपका अवध है। एका आंदोलन यानी बी का तीसरा, तो बी का तीसरा आपका यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हम आपको बताते हैं, जो ऑप्शन ये सही हो जाए, इसको उतना ध्यान ना रहे तभी काम चलेगा। ये वाला आपको याद रहना चाहिए कौन कहाँ पर है। तो बकास आपका बिहार, बिजौलिया राजस्थान, ठीक है, और एका आपका अवध, और तेभागा बंगाल। तेभागा बंगाली तो था, ठीक है। ये इसका सही मिलान होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई है? ध्यान दीजिएगा, नहीं हुई है। वो 4 नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। प्रश्न संख्या 18 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त जो है उनको इसमें फांसी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन थी, उसने जब 9 अगस्त 1925 का जो काकोरी कांड किया था, 9 अगस्त 1925 को, उसके बाद से सरकार ने इस पूरे षड्यंत्र के मामले में लगाया 35 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आप राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, है ना, इसके साथ साथ अशफाकुल्ला खां, इन लोगों पे मुकदमा चलाकर इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें बटुकेश्वर दत्त क्या थे? उनकी सजा नहीं हुई थी। बी ऑप्शन आया आपके आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में सम्मिलित नहीं था? तो ध्यान दीजिए कौन नहीं सम्मिलित था। कह रहा डोमिनियन स्टेट, मूल अधिकार, पूर्ण स्वराज, भारत का एक संघ होना। तो प्रश्न संख्या 19 जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट आप अगर अब बात करेंगे तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसके बाद जो है उसी रिपोर्ट के मतलब एक तरह से अगेंस्ट में कह लीजिए या उत्तर में कह लीजिए, मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। इस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया था, और इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी भारत की तरफ से, वो डोमिनियन राज का दर्जा की बात की गई थी, मूल अधिकार की बात की गई थी, है ना, और इसमें जो है भारत का एक संघ होना भी बात था,
लेकिन पूर्ण स्वराज वाली जो बात है, ये बात उसमें नहीं कही गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में ये बात नहीं थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन से प्रावधान राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 20 है ना, विधि के समक्ष समता, उपाधियों का अंत, समान काम के लिए समान वेतन या अवयस्क मतदान। तो इसमें कह रहा है कि हमसे पूछा गया राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वलिटी को कौन इसमें बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मतदान। ठीक है, ये क्या है, तो समता के जो आप 3 आयाम जानते हैं, समता के कितने आयाम, 3 आयाम के बारे में आप जानते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना। सामाजिक, एक तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 हो गया। उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है, उसमें वयस्क मतदान आपका राजनीतिक क्या है, समता को सुनिश्चित करता है। बाकी 3 में जो है वो नागरिकों से अन्य से इसमें संबंधित है। तो डी आपके यहाँ तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के लिए। अगला प्रश्न जो है कह रहा है संविधान 21 नंबर, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु को बंद कर सकता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आर्टिकल आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल क्या है, 162, 165 है ना, अनुच्छेद 260 या 161। फटाफट से इसका उत्तर कीजिएगा, फैक्ट वाला एकदम टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, इसमें जो है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आर्टिकल 160 में ये बताया गया है। 160 में ये चीज़ बताई गई कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, राज्यपाल के लिए एक स्पेशल उसमें क्या कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। किसमें, अनुच्छेद 181 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है। तो कौन सा, पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार या दंड प्रक्रिया। यानी एक साथ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये वाले, खासकर सूची से। तो उसमें जो तीनों सूचियां हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सूची शामिल है समवर्ती वाले में। चारों ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो आपका किस सूची में शामिल है, ये समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी जो अन्य 3 है, ये तीनों के तीनों आपके जो है ये कौन सा विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय आपको बता दें कि ये संविधान में जो है 7वीं अनुसूची में 3 तरह के यहाँ पे सूचियों की बात की गई है। एक तो आपका ये क्या कहते हैं, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। एक में जो केंद्र के अधीन जो सारे सब्जेक्ट हैं वो रहता है राज्य वाले में, और एक राज्य का है, और एक तीसरा समवर्ती, इसमें दोनों का है। इस वाले में देखेंगे पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था जो है तीनों तीनों आपकी राज्य सूची में आएंगे, जबकि आपका ये जो है समवर्ती में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न, साथियों बता दें कि आर यारो स्पेशल, ठीक है, आर यारो स्पेशल इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें हमने पर्टिकुलर टारगेट सेट किया है। इसमें आपको प्रॉपर हिंदी की क्लासेस ना, टेस्ट सीरीज और PYQ, उसी तरीके से GS का, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स जो आपके आर में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं। तब तक अभी आपने इस चैनल से नहीं जुड़ा है, फटाफट से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्रॉपर करंट अफेयर के साथ सारी स्टडीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इतना आप करते चलेंगे, आपकी पढ़ाई एक नंबर ट्रैक पर आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, ये पूछा जा रहा है। कह रहा है अविश्वास जो प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे थे प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो भी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे। दोनों स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ तो वही आपका पुट है जो आप देखते हैं, एक केवल 2, एक और 2 दोनों, और 9 तो 1 9 तो 2 दोनों। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है इस केस में, ठीक है, प्रश्न क्या 23 का केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक सही है, यानी पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इसमें सत्य पूछा था, तो पहला तो सत्य है कि अविश्वास प्रस्ताव जो केवल लोकसभा में ही आपका किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे सत्य है। दूसरा है, यदि कह रहा है कि प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे, बिल्कुल नहीं, वो अपना वोट उस स्थिति में भी नहीं दे सकेंगे। इस हिसाब से कौन सा आपका सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे वोट वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, ध्यान पड़िएगा। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और लोकसभा क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद
कितने दिन तक प्रभावी रहेगी, यानी ये कितने दिन तक यहाँ पर प्रभावी रहेगी। तो ऑप्शन आपको कह रहा है 60 दिन, 30 दिन, 1 वर्ष, है ना, या फिर अनिश्चित काल तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन। इसमें क्या बताया जा रहा है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 360 जो है क्या करता है, वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, 360 के अंतर्गत ये है वित्तीय आपात। यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि वित्तीय आपात की अगर घोषणा हो जाती है तो इसको जो है संसद की क्या कहते हैं, संसद से इसको जो है 2 माह के भीतर इसको संस्तुति या के लिए मिलना अनिवार्य है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अगर विघटित हो जाता है उस केस में, जो प्रथम बैठक है उसके अगले मतलब 30 दिन तक ही ये प्रभावी रह सकता है। इस अवधि में इसको मंजूरी मिलना एकदम आवश्यक है, यानी प्रथम बैठक जो नई लोकसभा आएगी उसके बाद 30 ही दिन का है। यहाँ पे 30 ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 360 आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या 25 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष वन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें बात किया गया है, कह रहा है नागालैंड, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 371 का कौ बात कर रहा है 371। ठीक है, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपका सी। ठीक है, असम के बारे में इसमें बात की गई है ना। इसमें विशेष वन किस राज्य के लिए, तो इसमें 71 ख में कौन सा आपका आपका असम हो जाएगा। क्लियर है, इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा साथियों जो 371 है, ठीक है, इसके ए से लेके जो अन्य है ए बी सी करके और भी बाकी जिसमें अन्य राज्य हैं जो स्पेशल प्रोविजन में है उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा केसरी जब भी आप लगाएं, है ना, और वहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है अगर कोई गलत हो, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रश्न यहाँ पर गलत हुआ, ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको प्रश्नों को कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप जाएंगे इसके स्टैटिक पॉइंट पे, पोर्शन पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे किससे संबंधित वह भी पॉइंट है, जिससे 375 का पॉक होगा, अन्य और भी स्पेशल राज्य, उन सारे राज्यों का जो है आप क्या करेंगे वहाँ पे एक नोट्स बना लेंगे, या फिर आपके पास रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न है 26, कह रहा पंचद्वाब निम्नलिखित में से किस एक का विशिष्ट लक्षण है। पंचद्वाब जो है किसका विशिष्ट लक्षण है, तो ध्यान से देखिए, कह रहा सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान या गंगा का मैदान। सही उत्तर फटाफट से बताइएगा। प्रश्न संख्या 26, ये जो है पंचद्वाब आपको कहाँ पड़ेगा, ये पंजाब हरियाणा का मैदान पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पंजाब हरियाणा का मैदान जो है इसको सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं। कौन सा, सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो बांगर से निर्मित है, और यहीं पर जो है इसके विशिष्ट लक्षण में पंचद्वाब जो है ये आते हैं। पंचद्वाब का नाम आपको सुन रखा होगा, जैसे कि बिष्ट द्वाब है ना, बारी द्वाब, रसना द्वाब, छालित द्वाब, इस तरह करके जो 2 नदियों के से मिल के बीच के क्षेत्र बनता है वो द्वाब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो पंजाब हरियाणा का मैदान बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न 27 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कि उनके उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का सही क्रम होगा। ठीक है, इधर से पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ का क्रम पूछ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ जावेदी, है ना, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, है ना, पालकोंडा, ये 4 आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ दिया हुआ इस तरीके से। इसको क्या करना, आपको अरेंज करना। तो फटाक से अरेंज करके बताइएगा। ध्यान रखें नॉर्थ टू साउथ आपको जाना है। इंडिया का मैप अगर देखें नॉर्थ टू आपको साउथ जाना है तो अरेंज कीजिएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपका अगर मिलान में देखेंगे ये सारा का सारा आप कहाँ पे पड़ेंगे सब, कि सारी की सारी पहाड़ी आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पूर्वी घाट में स्थित ये इनका क्रम है। तो सबसे ऊपर आपका आएगा नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई के पास आपको मिल जाएगा पालकोंडा, यानी 2 के बाद 4 आप देखिए, 2 के बाद 4 आपको सी में ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, जावेदी की पहाड़ी। उसके बाद से एक बीच में आता है, नाम याद रखिए, सेवराय। ठीक है, सेवराय की पहाड़ी भी बीच में आता है। उसके बाद से आएगा आपका अन्नामलाई। ठीक है, इस तरीके से क्रम होगा, इनके क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, तो ये जो क्रम आपका नॉर्थ टू साउथ में आ रहा है, अगर आप देखें तो इसी साइड में आपकी सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर मैप पे जाइएगा, देखिएगा तो यहाँ पर आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। क्रम था नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावेदी, और उसके बाद से बीच में हमने एक नाम बताया कौन सा, सेवराय। ठीक है, सेवराय, उसके बाद से अन्नामलाई। क्लियर है, सी आंसर सही होगा। देखिएगा इसमें आपको एक दो बार बता देते हैं चीज़ें ताकि क्लियर हो किस तरीके से प्रश्न पूछा है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ से सिर्फ कई लोग करता ना कि अभी ये सिर्फ क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए और भागम भाग लगा रहा है, लेकिन नहीं, जो वहाँ पे पॉइंट्स एक दो पॉइंट सब बताने लगे तो बिना बताए तो आगे जाएंगे नहीं। चाहे आपको अगर समझ में आए तो अच्छा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ आपका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉइंट बताना जरूरी है, वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट इसी तरीके से है, क्या है, सूची वन और जलप्रपात है और मिलान करने वाले एक तरफ नदी दिया हुआ है। इस तरीके के प्रश्न है, नीचे आपको कूट यहाँ दिया रहेगा। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा है, नाम दे रखा है, अमृत धारा कह रहा है,
डुडुमा है, गोकाक है, दूधसागर है, और अलग अलग नदी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो फटाक से मिलाइए, आप देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सेट बैठेगा। ठीक है, इसको थोड़ा समय लीजिए आप और मिलाइए कौन किस पे बनेगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अमृतधारा की। तो अमृतधारा नदी आपकी कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका हसदेव। ठीक है, हसदेव नदी। डुडुमा की अगर बात करेंगे तो ये मंचकुंड हो जाएगा। ठीक है, डुडुमा मंचकुंड हो जाएगा। उसके बाद से गोकाक की बात करेंगे तो गोकाक घाट प्रभा और दूधसागर मांडवी, यानी 1 2 3 4 अगर इसकी हम बात करें तो पूरा पूरा मिलान सही है ABCD में। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा चौथा, इस तरह के सीधा सीधा मिलान है, यानी चारों के चारों आपके यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे का सारा आपका जलप्रपात है और एक तरफ नदी दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। जो आपको याद है, जैसे दूधसागर तो आपको बहुत से लोगों को पता होगा, दूधसागर मांडवी वाला, लेकिन जो इसमें से आपको नहीं पता है उसको आप नोट्स में जरूर अपने नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 29, कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान या उत्तरी अंडमान। फटाक से उत्तर कीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29, 29 का आपका क्या हो जाएगा, 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मध्य अंडमान जो है आपका यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो आप देखेंगे लगभग 1500 के आसपास है, यानी एग्जैक्ट अगर बात करें 1523 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद से इनका घटाक्रम है, मध्य अंडमान के बाद से आपका आ जाएगा उत्तरी अंडमान है, उसके बाद से क्षेत्रफल में, उसके बाद से आ जाएगा मध्य उत्तरी, उसके से ग्रेट, उसके बाद से ग्रेट के बाद आपका आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इस तरीके से करके सारे अंडमान का है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर अगर इन ऑप्शन में देखें तो मध्य अंडमान सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से सूची से मिलान करना है, कह रहा सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला कोयला क्षेत्र और दूसरा राज्य दिया हुआ है। तो कोयला क्षेत्र इस तरीके के प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, शॉर्ट नोट्स में दे चुके हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी चैनल पर एक PYQ के नाम से और शॉर्ट नोट्स के नाम से एक वीडियो होगी, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे, जो वो 4 या 5 घंटे की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। PCS में भी वहाँ से सीधे सीधे 2024 वाले में प्रश्न आए थे, है ना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न वहाँ से मिले। सो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ और टेस्ट सीरीज के एक शॉर्ट नोट्स है, तो वो क्लास जाके आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, जो लोग खासकर इस बार पेपर देने वाले हैं RO का। कोयला क्षेत्र की बात करें, उमरिया है, तंदूर, लाल मटिया और रणजीत घाटी। चलिए इसको मिलाते हैं। तो बात करेंगे आप उमरिया, ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, ये उमरिया आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। तंदूर की बात करें तो ये आपका पड़ेगा तेलंगाना में। लाल मटिया की अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखिए कहाँ पर, ये झारखंड में है। और रणजीत घाटी आपका पड़ेगा सिक्किम में। तो पहले का तीसरा बी का पहला, पहले का तीसरा बी का पहला अगर हम मिलाएं, ये ऑप्शन में देखते हैं, पहले का तीसरा तो ये 2 कट जाएगा, और बी का पहला तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। और ये चीज़ हमने आपको फिर से बता दिया, तो ध्यान रख लीजिएगा। उमरिया आपका मध्य प्रदेश, तंदूर तेलंगाना, रणजीत घाटी आपका लाल मटिया झारखंड, और ये आपका सिक्किम। अब इसमें 4 है, 4 में से हो सकता है आपको 1 2 पॉइंट याद हो कोयले क्षेत्र का, 1 2 ना याद हो। करना क्या है यहाँ पे कि जो याद है उसको आपको रहने देना, जो नहीं आता उसको क्या करना, आपको पॉइंट करके इसमें आपको नोट कर लेना। क्या करना, आपको नोट कर लेना, ताकि ये चीज़ फिर से आपका जो प्रश्न है हमें भी दिखेगा आगे, फिर से कहीं प्रश्न बने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न कैसे बनेगा कि कोई अगर आपको मिलान करने का प्रश्न दे दो, उसमें से आपको इसमें से 2 कोई मिल जाए, ये कोई 2 पूछ जाए, कोई एक ही रहे, तो वहाँ पे एटलीस्ट इस चीज़ का आपको फायदा होना चाहिए कि आपने इसको प्रश्न को पहले लगा रखा है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 31 नंबर, 31 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भी, एक गैप से रिलेटेड। सेनकोट्टा गैप अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, कह रहा है कि अन्नामलाई पहाड़ी पर, है ना, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी या कुंद्रेमुख पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना सेनकोट्टा गैप कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 31, ये जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलायची की पहाड़ी। सेनकोट्टा जो गैप है ये आपका कहाँ पर है, केरल राज्य में। कहाँ पर, केरल राज्य में ये इलायची की पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो है तिरुवनंतपुरम आपके लिए केरल तथा मदुरई यानी तमिलनाडु के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में एक गैप जो है आपको क्या करता है, इस चीज़ को ये गैप जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु, यानी केरल का तिरुवनंतपुरम है और मदुरई आपका तमिलनाडु का, 2 जगह इलायची की पहाड़ी से होके यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या 32 कथन कारण वाला है, वही फिर से आ गया। अब इस तरह के प्रश्न देखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। अभी कथन है और कारण है, तो पहले दोनों चेक करना है कि दोनों सही है कि नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना रहता है कि ये इसका कारण जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। किधर कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर की, उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप देखें थोड़ा तो हम आपको बताएं, मान लीजिए ये आपका ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है कि नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर आपका क्या होगा, मान लीजिए ये आपका उत्तर और ये दक्षिण,
तो अधिकांश नदियों को कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्या इस तरीके से है। अगर आप देखो उत्तर प्रदेश में नदियों का तो कुछ इस तरीके से जाल बना हुआ है, इधर से निकलती उत्तराखंड से कुछ नदी इधर से आती, फिर इधर से नदियाँ आपको आते हुए दिखेंगी। तो अधिकांश नदियों की बात करें तो पहले ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये पहला आपका हमें लग रहा है ये गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। तो प्रदेश का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये वाला जो रीजन बता रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन आपका ये ऊपर का कह रहा है उत्तरी और पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी ये भाग ऊंचा है तो इधर ही से तो नदियाँ इधर आती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो आपका हिमालय वो पर्याप्त जल क्षेत्र उसके पास तो है ही है, यानी कारण सही है, ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना है इसमें, यानी हाँ आप कह लीजिए ये व्याख्या वाला तो कट ही जाएगा दोनों। तो ये सही डी वाला, हाँ सही, ये देखिए डी वाला ये गलत है और हाँ सही है। क्या होगा इसमें आपका ये गलत और सही हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया क्यों किस तरीके से उत्तर से अधिक नदियों का प्रवाह जो है किधर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगर नदियों की बात करें तो हमने बताई दिया किधर से किधर प्रवाह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम दिशा की बात करें नदियों का जो अधिकांश नदियों का प्रवाह है वो कहाँ पर है, वो उत्तर पश्चिम से, ठीक है, उत्तर यानी इस वाले साइड से उत्तर, और पश्चिम इधर से लेकर वही वाला रीजन आपका दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी साउथ ईस्ट की तरफ है। तो ये चीज़ आपको बता दिया, आपको जनरल सा था, इसमें गलत नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल प्रमुख मेले और स्थान। साथियों ध्यान दीजिएगा, यह आर में यूपी पीसीएस में तो खैर क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आर में आपके यूपी स्पेशल के प्रश्न रहते ही रहते हैं। इस चीज़ के लिए भी क्लासेस हैं, अवेलेबल है, हालांकि उसके लिए भी नई क्लास भी आएगी फिर से एक बार रिवीजन के लिए यूपी स्पेशल की। चैप्टर वाइज जाइएगा, इसमें प्लेलिस्ट देखिएगा आर या फिर ढूंढिएगा, इसमें मिलेगा वीडियो। चैप्टर वाइज यूपी स्पेशल का आपका हर एक एमसीक्यू करा दिया गया है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक चैप्टर आता है उसमें प्रमुख मेले का, कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ लगता है। और ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको आता है, यूपी पीसीएस मेंस वालों के लिए बता दें, वहाँ पे भी इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, जा क्लास देख लीजिएगा। प्रमुख मेले और स्थान, तो कह रहा है रामनगरिया मेला है ना, कालिंजर का मेला, द्रुपद मेला, ददरी मेला, ये सब कहाँ कहाँ पे लगता है, तो फटाक से एक बार देख के बताइए। और इधर आपका ऑप्शन अभी ABCD का है, कौन किधर मैच होगा। चलिए आपको बताते हैं, रामनगरिया मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, फर्रुखाबाद में, ठीक है, दूसरे पे फर्रुखाबाद। कालिंजर का मेला आपका पड़ेगा कहाँ पे, बांदा में, ठीक है, बांदा। द्रुपद मेला आपने सुना हो कितनी बार चर्चा में था, वाराणसी। और ददरी मेला बलिया। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कौन सा आपका बन रहा है, पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ए का दूसरा, तो ये दोनों कट जाएगा। बी का पहला था, सी का चौथा था, सी का चौथा था ना, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को और भी जो इंपॉर्टेंट मेला उसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से एक बार मिलाते रहे इसको, कलिंगर मेला, द्रुपद मेला और ये बलिया वाला, क्लियर है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ध्यान रखना होगा। अगला कह रहा है भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, छोटा सा प्रश्न, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, प्रयागराज या मेरठ को। प्रश्न संख्या 34 से फटाक उत्तर कीजिए कि प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी सोनभद्र। सोनभद्र को क्या कहा जाता है, भारत की एक ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें सोनभद्र एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो बॉक्साइट, चूना, पत्थर, ये सब आदि चीज़ें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या है, बिजली के बहुत सारे संयंत्र है, क्या है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के जो है बहुत सारे संयंत्र है, कहाँ पर, सोनभद्र में, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट है, वो प्रश्न आपसे जो पूछा था सोनभद्र वाला, जो जिले से रिलेटेड वाला, तो मैपिंग में एक बार देख लीजिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या, 35 नंबर देखिए, दो स्टेटमेंट वाला है। मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में लाल मृदा पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है। अब बताना है कौन सा इसमें सही है, एक और दो, दोनों, केवल एक, केवल दो, नौ तो एक, नौ तो दो। तो इस तरीके से आपको बताना है इसमें प्रश्न संख्या 35 नंबर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ये होगा एक और दो, दोनों, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। ये स्पेशल यूपी स्पेशल का जो आप देखें एग्रीकल्चर और मृदा स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, वहाँ से प्रश्न दोनों अलग अलग जगह से लेकर बनाया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी दोनों को दोनों जो है लाल मृदा की अगर हम बात करेंगे, ये जो लाल मृदा है तो ये बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश के आपके प्रयागराज है ना, उसके साथ साथ झांसी, सोनभद्र, इस तरह के जो जिले हैं, चंदौली जिले हैं, ये नीचे वाला बेल्ट है, इस साइड वाला। एक मिनट आपको बताते हैं कैसे, ओनली यूपी आप देखें तो यूपी के साथ जो आपका इस तरीके से कुछ मान लिया आप यूपी, तो इसमें जो आपके नीचे के जिले हैं इस साइड वाले में, यहाँ पे क्या है, लाल मृदा है। और ये इंपॉर्टेंट है, इधर ही जो कुछ भी आपके थोड़ा से खनिज वगैरह है, मिनरल वगैरह है, इधर मिलती हैं, बाकी इधर का सब नॉर्थ का प्लेन है।
उसके बाद से कह रहा है कि लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है। तो ये भी बात सही है कि लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखिए, दलहन के साथ साथ तिलहन, ठीक है, दलहन के साथ साथ तिलहन को भी याद रखिएगा, ये भी कि इसकी खेती की जाती है। और इसमें जो है, इस जो ये मिट्टी है, इसमें जो आप देखेंगे लाल मृदा में, तो एक ही और इसमें पूछा था किसका किसका कंपोजिशन रहता है, तो भी आपको बता दें। लाल मृदा में ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, चूना और जैव तत्व की जो इसमें कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है इस तरह की चीज़ों की। और उसमें किसकी अधिकता होती है, तो लौह अंश की, आयरन की, लौह अंश की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है, इसमें ये चीज़ पाई जाती है। ठीक, तो इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 36 नंबर एबीवीपी विश्वविद्यालय का। पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए भाई, इस पे क्या आपका होना है। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है, पहले बात ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इस नहर का निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था और इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है। और इसके साथ ही क्या है, चौथा ऑप्शन कह रहा है इस नहर की कुल लंबाई जो 1440 किलोमीटर यहाँ पर है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आपका कथन सही है, एक बार ध्यान दीजिएगा। कथन 4 है, चारों कथन को एक बार देख लीजिए। कह रहा है 2 3, 1 2 3, 1 2 4 और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ये चीज़ आपको देखिए बताना है। देखिएगा इसमें जो आपका ऑप्शन है आपको बताते चले। सबसे पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपका गलत है, चौथा इसमें सही है। अब क्या इसमें किस तरीके से है, तो पहला जो इसमें बात दिया है राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था, तो ये लगभग आप देखें 1830 में। कब, 1830 में इसका जो निर्माण किया गया था, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत है, तो क्यों गलत है, इसमें जो सहारनपुर, बिजनौर या ये एरिया नहीं है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये सहारनपुर, उसके साथ साथ शामली है ना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ये होते ये हापुड़ दिल्ली के एरिया में ये सींचा जाता है। तो ये वाला जो आपका रीजन दिया हुआ है, रीजन गलत है। और ये इसके बारे में बताया था कि शाहजहां द्वारा पिट खुदवाया गया था और ये लंबाई याद रखे थे, कुल लंबाई 1440 किलोमीटर, ये भी सही है। 3 को हटा के बाकी आपका सही है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 1 2 4 आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये एक प्रश्न था, लेकिन यहाँ से आपके कई पॉइंट आपको बनेंगे पूर्वी यमुना के बारे में। जैसे अगर अलग फैक्ट के रूप में आपसे पूछ सकता है तो पूर्वी यमुना नहर के बारे में, पहले तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ठीक है, जो शायद शाहजहां के द्वारा शुरू कराया हो। और तीसरा लंबाई वाला ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं, कई सारे जिले हैं तो नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 3 जो फैक्ट है ये पूर्व फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर से की फी स्पेशल का प्रश्न प्रमुख घराना, ठीक है, और विशेषता सुमेलित करना सूची 1 और 2 से। तो सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, इटावा, शाहजहांपुर, और यहाँ की विशेषता क्या रही है वो विशेषता बताना है। फिर आपको जो कूट दिया हुआ है उससे आपको मिलान करना है। ये देखिएगा सहारनपुर घराना के हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या विशेषता थी, तो यहाँ पे जो है ध्रुपद गायन थी। क्या थी, ध्रुपद गाय। रामपुर घराना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी गायकी थी, कि यहाँ पे ख्याल गायकी थी। यानी अगर ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरे के लिए अगर हम जाएंगे तो बी कटेगा और बी का चौथा देखेंगे उस हिसाब से ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। बचेगा कौन सा हमारा, सी से उत्तर हो जाएगा। उस सी वाले में क्या है आपका, इटावा घराना कहाँ हो जाएगा आपका, ये सितार वादन। क्या है, सितार वादन सी का दूसरा हो जाएगा। और डी का आपका यहाँ तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी सरोद वादन। इस हिसाब से आपका क्या है, सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देंगे साथ, ये सी सही उत्तर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्या हम बताते हैं, यहाँ पे जो घराना है वो आपको एज इट इज मतलब तैयार होना चाहिए। ये जो मैच वाला पॉइंट है ये ध्यान रहना चाहिए। इसमें से कोई 1 2 फिर जब फर्दर आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ की जब आपकी आदत हो जाएगी तो आपको देखने में समझने में आसानी होगा। सहारनपुर घराना हमने क्या बताया आपको, तो ध्रुपद वाला बताया था। रामपुर आपका ख्याली, इटावा घराना आपका, इटावा घराना क्या बताया हमने, सितार, ठीक है। और बाकी ये आप मिला कर लेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसका आप शॉर्ट नोट्स में, ऐसे नोट्स में आपके पास रहेगा, या फिर टेस्ट का भी एक हम आपको बता देंगे क्या कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, उसका भी बना के आप पर दिखा देंगे, तो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे कैसी ये रहेंगी। उसमें ये होता है कि जब आप फिर से दोबारा जो है ये टेस्ट आपको ना देखना पड़े, अगर यूट्यूब पे है तो क्लास आप हाथ से आप दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो नोट्स रहता है तो आपके पास रहेगा कि जब भी चाहें तब उसको हाथ से आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व दिया है और जन्म स्थान दिया, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, यानी जो 4 पेयर दिया हुआ है एक इसमें गलत है, ठीक है। तो बता रहा है तकलीफ नंबर ये अबुल फजल, आगरा इनका जन्म स्थान, ठीक है। अभी हम बता नहीं रहे, देखिएगा। शेख फैज बुलंदशहर, बीरबल का जालौन बता रहा है। निजामुद्दीन औलिया बदायूं के 4 प्रमुख व्यक्तित्व फेमस पर्सनालिटी हैं उत्तर प्रदेश की, और बताना है कि इनमें इनका जो जन्म स्थान गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है
बता दें, वो होगा आपका ऑप्शन बी, शेख फैजी का जो बुलंदशहर दिया हुआ है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? तो शेख फैजी है, इनका जन्म स्थान जो कहाँ पे हुआ है, ये आगरा में हुआ है। कहाँ पर? आगरा में हुआ है। लगभग अब देखिए इनका जन्म 1547 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और ये अकबर के काल के प्रमुख जो विद्वान थे शेख मुबारक, उनके पुत्र शेख फैजी कौन है? तो इनके बारे में एक है कि ये शेख मुबारक के पुत्र थे और एक अभी थे और चिकित्सक भी रहे थे। ठीक है, इतना जानना है, बस ये ध्यान रखना है कि अभी जी प्रश्न पूछा है बुलंदशहर 9 पे क्या होगा, ये आगरा होगा। बाकी तीन अपने आप में सही है, तीनों तीनों का जन्म स्थान सही दिया हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर। ये भी दो कथन का है और जन उससे है, संक्षिप्त वाला इंपॉर्टेंट दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जन्म जो घनत्व है सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के बीच में हुई। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका भदोही है। तो उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है। अब देखिएगा, जैसे इस तरह के प्रश्न जब आ रहे हैं ROR में, चाहे पीसीएस में भी आए, तो हुआ कि पेपर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी, लेकिन अगर आप देखें तो दो अलग अलग फैक्ट आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यानी अगर आप सिंपल अगर जन घनत्व के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि वृद्धि किस ईयर में हुई थी, ये भी एक फैक्ट ही था। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ये भी एक आपका फैक्ट है। अब जो भी यहाँ दिया वो सही है गलत, इसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर देखें तो दो फैक्ट को कंबाइन करके स्टेटमेंट में दिया है, तो फंसने के चांसेस कहाँ है कि जब आपको पता न हो। वैसे भी अगर आप सिंपल में आता थोड़ा सा आसान रहता, चार में कोई टिक मार, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट है तो चीज़ें वही है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के आपको ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे, देखिएगा इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये ऑप्शन है हमेशा ऐसे केवल ए पे देखते हैं 1 रहता है, बी पे वो रहता है, सी पर ये ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन में भी उलटफेर है। कई बार प्रश्न आते हुए आप फटाक से मान लो दोनों सही है, सी पर चले गए, लगा दें गोला कर दूँ, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस तरह के जो सिली मिस्टेक्स है उनसे बचना रहता है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत होते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो जाता है। तो इसमें जो देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनगणना के बारे में पहला स्टेटमेंट, इसमें क्या कह रहा है, ये सर्वाधिक वृद्धि का मामला दौरान हुई थी, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इसमें और दूसरा भी जो कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये भी गलत है। ठीक है, 39 इसका तो कौन सा, न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर सही क्या है वो भी बता दीजिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सही में जो है जनसंख्या घनत्व यहाँ पे बता दें तो पहले तो जानिए कि यहाँ का औसत घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का वो कितना है। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 829 है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसमें सर्वाधिक वृद्धि जो है वो ईयर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ईयर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो 19 आपका 81 से 91 के बीच में था। ठीक है, इस दौरान हुई थी 81 से, यानी 81 से 91 के बीच में। और न्यूनतम जन घनत्व वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, ललितपुर है। ये सबको पता होगा, ललितपुर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों दोनों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ हमने बता दिया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रहा, हरिऔध कला केंद्र भवन। हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज, आजमगढ़, लखनऊ या बनारस में? फटाक से उत्तर कीजिएगा, ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 40। तो ये जो आपका है ये चीज़ है आपका आजमगढ़ में। सी सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ मांग नहीं लगाना है, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से फिर सूची का है और सूची में वही प्रमुख प्रजातियां दिए हुए और स्थान दिया हुआ है। इसको सम्मिलित करने वाला बाकी पूरा आप समझ ही रहे हैं पैटर्न। इसी के टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आम दिया हुआ है, ठीक है, दशहरी है, सफेदा है, रटौल है और लंगड़ाम है। ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में फेमस है, तो आपको देख के बताना है। मिलान करें, चलिएगा। दशहरी की अगर हम बात करें, दशहरी आम तो आप फेमस है दशहरी आम आपका कहाँ का, मलिहाबाद का। ठीक है, लखनऊ, मलिहाबाद, दशहरी आम। सफेदा की अगर आप बात करेंगे तो सफेदा कहाँ है, सफेदा आम आपका सहारनपुर। रटौल, तो रटौल की अगर बात करें, रटौल आम ये आपका कहाँ का है, बागपत का है। और लंगड़ा आम बनारस। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ये वाला ऑप्शन देखें, कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। पहले का दूसरे से जोड़ देगा, दूसरे का पहला, दोनों बच गया। सी का चौथा बताया था ना, रटौल आपका बागपत, तो सी का चौथा आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा है आपका यहाँ पर, यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आम है या फिर कोई प्रजातियाँ, सरसों है, उनके भी नाम, मक्का है, इस तरह के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आर स्पेशल वाले में इसमें पूछा जाता है। दशहरी आपका यहाँ पे होगा सफेदा सहारनपुर, रटौल बागपत, लंगड़ा बनारस। ठीक है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से रिलेटेड है। कह रहा कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार के लिए बताना है कौन सा असत्य है कैस्पियन सागर में, और रॉन्ग बताना है हमें, इसी ध्यान रखिएगा।
तो कह रहा है कि यह खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरा कह रहा है उत्तर में काराबुगास की खाड़ी स्थित है। तो बताइए कौन सा, केवल 1 केवल 2, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है, मतलब सेटअप इसका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या आपका 42। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। यानी ये जो पहला गलत है। और 1 मिनट, देखिए हमें असत्य बताना था, क्या ही बताना था, असत्य बताना था। तो इस हिसाब से हम अगर देखें ऑप्शन, तो पहला सही होगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी तरह की मिस्टेक होती है। हमसे पूछा क्या, असत्य, कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपका सही है, और दूसरा जो है ये गलत है। क्यों गलत है, तो ये जो काराबुगास की खाड़ी स्थित है इसके उत्तर में नहीं है, इसके कहाँ पर है, दक्षिण में है। कहाँ पर, दक्षिण में ये स्थित है। क्लियर हो गया। तो बताना हमको क्या था, गलत वाला है, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। क्लियर हो गया ना, क्यों हमें गलत बताना था, गलत दूसरा है, पहला सही है। और ये क्यों गलत है, ये उत्तर में न होकर कहाँ पर है, इसके दक्षिण में है। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा था 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित नहीं है। फिर से बताना नहीं है। तो देखिएगा, हाल्प्स कह रहा है, काकेशस है, आइसलैंड है या हिमालय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 43 का आपका ऑप्शन सी, आइसलैंड जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, इस क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ये जो आपका है आइसलैंड, ये कहाँ पे है, ये भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीप में न होकर किस पेटी में स्थित है, ये आपका मध्य अटलांटिक पेटी में स्थित है। किसमें, मध्य अटलांटिक पेटी में स्थित है आइसलैंड। तो इसलिए इस वाले में नहीं होगा, सी उत्तर हो जाएगा।